Hello everyone. Today we are going to discuss about Indian Evidence Act 1872, also known as Law of Evidence. Whenever we see Indian Evidence Act, first of all the term Indian. Indian मतलब क्या? Extends to the whole of India except the state of Jammu and Kashmir. पहले था, अभी Jammu and Kashmir is included after the repeal of Article 370. एक्ट मतलब क्या? एक्ट पहले वही बिल पास होगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट एसेंट देगा, एक्ट बन जाएगा. 1872 क्या है? उसका ईयर. अब पूरी बात आके रुकती है तो वो है एविडेंस. व्हाट इज एविडेंस? दिस इज अ क्वेश्चन जो कि हम अपने डाउट्स इस वीडियो में सॉल्व करेंगे. लॉ ऑफ एविडेंस क्या होता है? जब मतलब सबूत, किसी भी चीज़ का सबूत. जब भी हम कोर्ट जाते हैं तो जब भी कोई वकील केस लड़ता है तब उसको सबूत पेश करने होते हैं, राइट? उसको सबूत पेश करने होते हैं कि उसने क्या क्या फाइंड किया है, उसकी फाइंडिंग्स. जो भी कॉन्ट्रोवर्टेड क्वेश्चंस होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ए ने बी का मर्डर कर दिया, ठीक है. अब ए ने बी का मर्डर कर दिया तो क्या होता है? सबसे पहली बात, ए भाग गया. दूसरी बात, ए के पेरेंट्स कह रहे हैं कि उनके बेटे को उसी दिन काम आया जिस दिन मर्डर हुआ. तीसरी बात, ए और बी जिस दिन बी की डेथ हुई ए और बी दोनों साथ में थे. ये तीनों ऐसे क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट है जो लॉ ऑफ एविडेंस के थ्रू प्रूव किया जाएगा. Let's read this definition. The law of evidence may be defined as a system of rules. देखो सबसे पहले इसने क्या बोला है? ये क्या है? एक system of rules for ascertaining controverted questions. जो controversial questions होते हैं ये उनको देखता है. Of fact in judicial inquiries. Fact in judicial inquiries मतलब देखो, जुडिशियल इंक्वायरी जो टर्म है ना वो तुम्हारे एविडेंस एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है, सबसे पहली बात. दूसरी बात, ये दिया गया है सेक्शन 2 क्लॉज आई ऑफ किसमें? CRPC में. सेक्शन 2 क्लॉज आई ऑफ CRPC में यू विल फाइंड जुडिशियल इंक्वायरीज. इसका क्या मतलब दिया गया है? इसका मतलब कोई भी ऐसा प्रोसीडिंग जिसका एविडेंस लीगली या ओथ पे लिया हो या किसी भी वे में लिया हो, वो सब जुडिशियल इंक्वायरी के अंडर आता है. लेकिन आपका जो इनकम टैक्स का जो है वो इसके अंडर नहीं आता, ठीक है. उसके बाद फैक्ट क्या होता है? हम फैक्ट को थोड़ा यहाँ डिस्कस कर. चलो, फैक्ट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. एक होते हैं फिजिकल और दूसरे होते हैं साइकोलॉजिकल. फिजिकल फैक्ट्स क्या होते हैं? फिजिकल, और ए अकेला बंदा है और उसके रूम में कोई टेबल नहीं है. जाहिर सी बात है कि उसके घर में कोई आया होगा, उसने उसको मार के लटका दिया होगा और खुद चले गए. तो ये सब फैक्ट हैं, फिजिकल फैक्ट्स में आ जाएंगे, ठीक है. दूसरा आता है साइकोलॉजिकल फैक्ट्स. अब बेटा साइकोलॉजिकल फैक्ट क्या होता है? कोई भी इंसान कोई ओपिनियन रखता है, कोई इंटेंशन होती है, कोई गुड फेथ में काम करे, बैड फेथ में काम करे, वो सब तुम्हारे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हो जाते हैं, ठीक है. दूसरी चीज़, टाइप्स ऑफ एविडेंस. ये दिया गया है तुम्हारा सेक्शन 3 में. टाइप्स ऑफ एविडेंस ये दिया गया है सेक्शन 3 में. सबसे पहला है ओरल एविडेंस. ओरल एविडेंस मतलब कोई भी स्टेटमेंट तुमने मुंह से कुछ भी बोला. ऑल स्टेटमेंट्स विच द कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर्स टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेसेस इन रिलेशन टू मैटर्स ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी. विटनेस जो भी स्टेटमेंट देगा वो ओरल विटनेस एविडेंस आ जाएगा. सेकेंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है. कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी फाइल्स, कोई भी रिटन चीज़, ठीक है. ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट. इन दोनों के अलावा एक और टाइप का एविडेंस है
सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, जैसे कि बहुत इम्पॉर्टेंट केस है, आप सबने इसके बारे में सुना होगा, आरुषि मर्डर केस। जिस केस में ओरल एविडेंस नहीं मिलता, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं मिलता, वहाँ हम किसकी मदद लेते हैं? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, मतलब सर्कमस्टेंसेस के बेसिस में डिसाइड करेगा जज कि उस चीज़ का डिसीजन या उस चीज़ का वर्डिक्ट क्या होना चाहिए। ये भी एक है, जब तुम्हारे पास, जब किसी वकील को ओरल एविडेंस ना मिले, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ना मिले, तो वो किसकी मदद लेता है? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की, और ये तुम्हारे एविडेंस एक्ट में नहीं प्रोवाइड किया गया है। तीसरी चीज़, द एक्ट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर एनी कोर्ट। ये जो एक्ट है ये सारे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में अप्लाई होते हैं, सारे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में, लेकिन बट नॉट टू एफिडेविट्स प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट और ऑफिसर। अगर कोई एफिडेविट है तो वहाँ पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होता है। जुडिशियल प्रोसीडिंग जैसे हमने पढ़ा सेक्शन 2I में दिया गया है। एफिडेविट क्या होता है? कोई भी डिक्लेरेशन स्वर्न और कन्फर्म्ड बिफोर अ पर्सन कॉम्पिटेंट टू एडमिनिस्टर एन ओथ कैन बी यूज्ड एज एन एविडेंस अंडर ऑर्डर 19 ऑफ CPC। तो एफिडेविट कहाँ दिया गया है? ऑर्डर 19 ऑफ CPC में। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, द रूल ऑफ एविडेंस आर सेम इन सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। देखो इसमें क्या लिखा है, सिविल प्रोसीडिंग एक होता है, एक होता है क्रिमिनल। अब इसमें क्या लिखा है, सिविल और क्रिमिनल दोनों में रूल्स ऑफ एविडेंस अप्लाई होते हैं, बट देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड मार्क्ड डिफरेंस एज टू द इफेक्ट ऑफ एविडेंस इन सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। ठीक है, देखो बहुत ही अजीब बात लिखी है। सिविल और क्रिमिनल, एक तरफ ये बोल रहे क्या है कि सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग दोनों में इस कोड के रूल्स अप्लाई होंगे, एक तरफ बोल रहे हैं कि डिफरेंस है। क्या मतलब है? देखो सिविल प्रोसीडिंग में प्रोबेबिलिटी का साथ दिया जाता है, मतलब कि अगर किसी केस में कोई प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है तो भी जजमेंट सुनाई जाती है। बट क्रिमिनल में क्या होता है? हायर डिग्री ऑफ अश्योरेंस, मतलब श्योरिटी होनी ज़रूरी है, शायद का कोई स्कोप ही नहीं होता। क्रिमिनल में शायद का कोई स्कोप ही नहीं होता। ठीक है, द परसुएशन ऑफ गिल्ट मस्ट अमाउंट टू अ मॉरल सर्टेनिटी। जो भी गिल्ट है, ठीक है, जो भी उस बंदे का गिल्ट है वो मॉरल सर्टेनिटी के बेसिस पे होना चाहिए, मतलब कि बियॉन्ड डाउट, बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट होना चाहिए। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, द एक्ट इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। पार्ट 1 में है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स का क्या मतलब है? रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स मतलब तुम्हारा फैक्ट, कौन कौन सा फैक्ट रेलेवेंट होता है, कौन कौन सा नहीं होता है। ये दिया गया है सेक्शन 124 में। ठीक है, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स दिया है सेक्शन 124 में, जिसमें प्रिलिमिनरी पॉइंट्स हैं। ठीक है, और एक और चीज़ दिया गया है इसमें सेक्शन 5 to 55। ठीक है, इसमें भी रेलेवेंसी, इसमें कौन कौन से फैक्ट्स रेलेवेंट होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं, वो दिया गया है। ठीक है, तो पार्ट 1 मतलब तुम्हारा ये सारा पार्ट 1 कवर करता है। नेक्स्ट आता है पार्ट 2 ऑन प्रूफ, मतलब चैप्टर 3 to 6 के अंडर आता है ये। ठीक है, चैप्टर 3 to 6 मतलब ये सेक्शन 56 to 100 कवर करता है। इसमें वो सिर्फ सब चीज़ों का प्रूफ है, कौन कौन से फैक्ट में क्या क्या प्रूफ करना है, क्या नहीं करना है, वो सब है। थर्ड चीज़ है प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस। ये आता है तुम्हारा सेक्शन 101 to 167 में। इसमें कौन कौन से चीज़ों में मतलब क्या क्या प्रोड्यूस करना है, उसका इफेक्ट क्या होगा, वो सब है। नेक्स्ट,
एविडेंस में बी गिवन ऑन, अब किस किस चीज़ पे एविडेंस दिया जाता है वो दिया गया है तुम्हारा सेक्शन 5 में। एक है फैक्ट इन इशू, एक है रेलेवेंट फैक्ट्स। फैक्ट इन इशू देखो, फैक्ट किस में दिया गया है तुम्हारा सेक्शन 3 में, ठीक है, और रेलेवेंट फैक्ट्स दिया है तुम्हारा सेक्शन 5 में। फैक्ट इन इशू मतलब तुम्हारा जो भी केस चल रहा है, जो भी केस इन इशू है, उसमें क्या क्या फैक्ट्स हैं, वो उसमें कौन कौन से फैक्ट्स हैं। जैसे कि कोई ए बंदा है, ठीक है, ए ने कोई भी चीज़ सुनी या कोई भी चीज़ देखी और उस एरिया में कोई एक्सीडेंट हो गया, इसने सुना, ही हर्ड एंड ही सॉ, तो इस ए एज अ विटनेस ए ने जो भी हियर किया या जो देखा वो रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा, ठीक है। This section shall not enable any person to give evidence of a fact to which he is disentitled to prove by any provision of the law. If any person is not entitled to prove anything, if he अगर वो witness बनने के वो बंदा लायक नहीं है, तो that person will be exempted, he shall not be allowed to do so. नेक्स्ट लॉजिकल रेलेवेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन ज़रूर आता है, लॉजिकल रेलेवेंसी एंड लीगल रेलेवेंसी। ओके, लेट मी टेल यू कि ये जो वीडियो है दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर CS एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स, और उनके पेपर में ये क्वेश्चन ज़रूर आया है 2-3 बार। ऑल लॉजिकल फैक्ट्स आर लीगल फैक्ट्स बट ऑल लीगल फैक्ट्स आर नॉट लॉजिकल। इस चीज़ पे कमेंट करो, क्या लिखा है देखो। All logical facts are legal, but all legal facts are not logical. क्या ये true है? No. A big no. This statement is not at all true. Why? What is this statement saying? Logical fact legal है, but legal fact logical नहीं है. Whom are you questioning? Answer is एकदम इसका उल्टा। All logical facts are not legal, ठीक है, all logical are not legal but all legal are logical। और ये बात एज एन एडवोकेट, एज अ लॉयर आपको माननी ही पड़ेगी, चाहे आप इस चीज़ को अग्री करो या ना करो। देखो, जो रेलेवेंसी होती है इस एक्ट के अंदर, जो भी चीज़ रेलेवेंट है वो प्योर लॉजिक है, क्योंकि ऐसा कोई फैक्ट नहीं है जो कि अगर लॉजिकली रेलेवेंट ना हो तो वो एविडेंस के लिए प्रूव नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी चीज़ जो फैक्ट है वो एविडेंस, जो चीज़ फैक्ट इन इशू है वो एविडेंस के तौर पे यूज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट, लीगल रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी। Relevancy and admissibility are not coextensive or interchangeable terms. क्या क्या टर्म्स है? Relevancy, admissibility. इसमें हम एक टॉपिक देख सकते हैं, इसमें ये चीज़ हम एज एन एग्जाम्पल ले सकते हैं। प्रिविलेज कम्युनिकेशन, क्या होता है प्रिविलेज कम्युनिकेशन? देखो, हम किसकी बात कर रहे हैं? लीगल रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी। हमने पढ़ा कि जो भी लीगली रेलेवेंट होता है वो लॉजिकली रेलेवेंट होता है। एडमिसिबल क्या होता है? जो भी चीज़ कोर्ट के सामने हम पेश करते हैं और जो भी चीज़ आपके केस के साथ रिलेटेड है वो कोर्ट में एडमिसिबल होती है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो, ए का रेप हो जाता है, ठीक है। अब ए कोर्ट के सामने गई, ठीक है। अब देखो, ए का रेप कैसे होता है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, कहाँ होता है, उसको किसने कहाँ टच किया, ये सब चीज़ केस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो रेलेवेंट है, नो डाउट केस में ये सब चीज़ इम्पॉर्टेंट है, बट ए कोर्ट के सामने ये सब नहीं बोलेगी। क्यों? क्योंकि उसको प्रिविलेज कम्युनिकेशन दिया गया है। शी हैज़ प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन नॉट टू डिस्क्लोज दीज फैक्ट्स। जो वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहती वो चीज़ वो डिस्क्लोज नहीं करेगी।
देखो ये वैसे क्या फैक्ट्स हो गए, एविडेंशियरी फैक्ट्स हैं, ये फैक्ट इन इशू है, ये रेलेवेंट फैक्ट है, बट ये फैक्ट्स कोर्ट के सामने नहीं बोले जाएंगे, ठीक है। तो यही कहता है दैट दे आर नॉट को एक्सटेंसिव और इंटरचेंजेबल टर्म्स, दिस इज द रीज़न वाई लीगली रेलेवेंट चीज़ ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एडमिसिबल हो। गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट, फैक्ट इन इशू एंड इशूज ऑफ फैक्ट, क्या होता है ये? अंडर CPC द कोर्ट हैज़ टू फ्रेम इशूज ऑन ऑल डिस्प्यूटेड फैक्ट्स विच आर नेसेसरी इन द केस। CPC में देखो क्या होता है कि कोर्ट को हर इशू के बारे में फ्रेम करना पड़ता है, सब डिस्प्यूटेड फैक्ट्स। जैसे देखो ये जो CPC करता है उसको फैक्ट इन इशू कहते हैं, ठीक है। जितने भी फैक्ट इन इशू होते हैं वो इश्यूज ऑफ फैक्ट भी होते हैं, ठीक है। CPC ने जो भी फ्रेम किया, सोच लो इश्यूज ऑफ फैक्ट फ्रेम किया, वो ही फैक्ट इन इशू होता है तुम्हारे क्रिमिनल कोड में, ठीक है। A ने B का मर्डर कर दिया, ये मैं आपको क्रिमिनल लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। A ने B का मर्डर कर दिया तो क्या क्या रेलिवेंट फैक्ट होगा, आप वीडियो पॉज करके आप सोच सकते हो, उसके बाद आप वीडियो कंटिन्यू कर सकते हो। आई टेल यू फॉर नाउ। A ने B का मर्डर किया, सबसे पहले A caused B's डेथ, रेलिवेंट फैक्ट है कि नहीं? बिल्कुल है मैम। दूसरा पॉइंट, A इंटेंडेड टू कॉज B's डेथ, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? A रिसीव्ड ग्रेव, अब ये पॉइंट देखो, एंड सडन प्रोवोकेशन, किससे? B से। A रिसीव्ड ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन फ्रॉम B। एग्जाम्पल के तौर पे A और B किसी पॉलिटिकल बात पे बात कर रहे हैं। A ने कहा मोदी जी सही हैं, B ने कहा नहीं वो बंदा सही नहीं है, ठीक है। अब दोनों में बहस हो गई इस बात पे, ठीक है। बहस बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, ठीक है। तो B ने बोला तू क्या कर लेगा, अगर मैंने तेरे मोदी जी को कुछ कह दिया तो तू क्या कर लेगा? A ने बोला मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। और फिर जो B है वो रैलीज में भी जाया करता था, तो ये जब रैली में जा रहा था अगेंस्ट मिस्टर मोदी, तब A ने इसका मर्डर कर दिया, ठीक है। दिस इज जस्ट अ स्टोरी। तो A ने B का मर्डर कर दिया, तो ये सब कि B ने प्रोवोक किया था A को, A और B में बहस हुई, A का इंटेंशन भी था B को मारना, ये सब रेलेवेंट बातें हो जाती हैं, ठीक है। लास्ट चीज़ रिगार्डिंग दिस इंडियन एविडेंस एक्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ रेलेवेंट फैक्ट्स, फैक्ट्स कनेक्टेड विद द फैक्ट्स टू बी प्रूव्ड। जो भी फैक्ट तुम्हारे फैक्ट जो प्रूव करने जा रहे हो उस चीज़ से जो भी फैक्ट कनेक्टेड होगा वो भी रेलेवेंट फैक्ट बन जाएगा। सेकंड, स्टेटमेंट्स अबाउट द फैक्ट्स टू बी प्रूव, जो फैक्ट प्रूव करना चाहते हो उसका जो भी ओरल स्टेटमेंट होगा या जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जो भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कुछ भी होगा वो सब रेलेवेंट हो जाएगा। तीसरा, स्टेटमेंट बाय पर्सन्स हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेसेस, कोई भी इंसान, जैसे कोई इंसान की डेथ हो गई बट वो कुछ कह के गया या कुछ लिख के गया, तो दे कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेसेस बट दे आर विटनेसेस, तो उनका स्टेटमेंट भी रेलेवेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टेटमेंट्स मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, कोई स्पेशल सर्कमस्टांस, कोई स्पेशल सर्कमस्टांस का क्या मतलब हो गया? कोई ऐसा सिचुएशन
जिसमें नॉर्मली स्टेटमेंट नहीं दिया जा सकता, ठीक है। इसमें तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक मोड वाला भी आ जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक तुम्हारा गुम हो गया मोड जिसके थ्रू तुम देना चाहते थे, तो उसमें तुमने क्या किया, तुमने कोई और मोड सोच लिया जिसके थ्रू तुम दे रहे हो, वो हो गया। लास्ट, हाउ मच ऑफ अ स्टेटमेंट इज़ टू बी प्रूव, जैसे कि मैंने रेप केस में बोला कितना स्टेटमेंट प्रूव करने की ज़रूरत है और कितना स्टेटमेंट रेलेवेंट होते हुए भी कोर्ट के सामने इररेलेवेंट है, वो सब। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे जजमेंट हो गए, कोर्ट के जजमेंट्स, ठीक है। ठीक है, उसके बाद ओपिनियंस, किसी के ओपिनियन, ये सब भी तुम्हारे रेलेवेंट फैक्ट में आ जाएंगे, है ना। जैसे साइकोलॉजिकल मैंने बोला था इसके पहले, साइकोलॉजिकल बिड्स। उसके बाद कैरेक्टर, पार्टी के किस कैरेक्टर का है, उसका कैरेक्टर कैसा है, कैरेक्टर ऑफ पार्टीज इन सिविल केसेस एंड ऑफ अक्यूज्ड इन क्रिमिनल केसेस, तो ये सब भी रेलेवेंट फैक्ट हो जाते हैं। Thank you so much for watching my very first video, and if you like this video please subscribe to it, and प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू सो मच।